जेल में रहता है, लेकिन फिर भी डॉन 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की वजह से कई अफसर नप सकते हैं। जैसा मुख्तार अंसारी चाहता था पंजाब में वैसा ही होता था। मोहाली के लिए रोपड़ की जेल लगती है, मुख्तार अंसारी को वहां भेज दिया जाता है। वो वापस यूपी नहीं जाना चाहता, वो तो पंजाब में ही रहना चाहता है। जेल के सीसीटीवी बंद होते हैं। जब उनकी पत्नी भी आती थी तब भी वो वहाँ पर मुलाकात कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए मोहाली का ये एक केस काफ़ी नहीं है और वो बंद मर्डर केस की फाइल फिर खोली गई और उसमें अभियुक्त बना दिया गया डॉन मुख्तार अंसारी। कि डॉन आया तो मोहाली में रंगदारी वाले केस में था, लेकिन यहाँ आने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर एक केस और बना दिया, तो 2 साल तक पंजाब की जेल में रखा गया। डॉन के सामने कोई बोला ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको शिफ्ट नहीं किया। इन तमाम चीज़ों की पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जांच करवाई है। वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट वो मेरे पास है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की वजह से पंजाब के 2 पॉलिटिशियन और कई अफसर नप सकते हैं। ये दिक्कत इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि 2019 से लेकर 2021 तक उस वक्त पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उस वक्त मुख्तार अंसारी को बांदा, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ की जेल से पंजाब की रोपड़ जेल में लाया गया था। अब पहला सवाल आपके मन में ये होगा कि जेल में लाया कौन गया और उसके लाने वाले थे कौन। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि लाया क्यों गया। वजह ये थी कि यूपी में कई केस चल रहे हैं मुख्तार अंसारी पर, 40-50 केस चल रहे हैं। उन सब केसेस की 2018 से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस बीच क्या हुआ कि यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो वहाँ पर गुंडे और माफियाओं पर ना सिर्फ उन पर प्रहार हुआ बल्कि उनकी प्रॉपर्टी पर भी प्रहार होने लगा, उस पर बुलडोजर चलने लगे। तो मुख्तार अंसारी को कहीं ये आभास हुआ बांदा जेल में बैठे बैठे कि ऐसा ना हो कि अब बाकियों के साथ साथ उसका नंबर भी आ जाए, तो उसके फास्ट ट्रैक केसेस में उसको सजा ना होने लगे। इसके लिए एक खुराफात दिमाग में चली कि क्यों ना यहाँ से कहीं बाहर चला जाए और वहाँ पर जाकर अगर मैं वापस ना आऊँ किसी उससे, तो यहाँ कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है, लेकिन कोई सरकार ऐसी मिल जाए जो ये सुविधा भी ना दे और उसको वापस भी ना भेजे, तो उस जेल में भी रहा जाए और इन मुकदमों पर तब तक ब्रेक लगा रहेगा और ये टाइम इतने में निकल जाएगा। फिर दोबारा चुनाव होंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है नतीजा अलग निकले। क्योंकि खुद 5 बार विधायक हैं मऊ से मुख्तार अंसारी, जेल में रहता है, लेकिन फिर भी डॉन 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। तो ये सब तिकड़मबाजियां उसको पता थी और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अभी पंजाब सरकार ने स्पेशल डीजीपी से जांच करवाई है इस पूरे मामले की कि मुख्तार अंसारी पंजाब कैसे आया था 2019 में, कब तक रहा, क्यों रहा, क्या कुछ उस दौरान हुआ। इन तमाम चीज़ों की पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जांच करवाई है। उसकी रिपोर्ट में जो चीज़ें समझ निकल कर आई हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट वो मेरे पास है। अब हुआ क्या कि 2019 में मुख्तार अंसारी एक मोहाली में बिल्डर को फ़ोन करता है और उससे 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। वो बिल्डर मोहाली पुलिस को शिकायत देता है, मोहाली में केस दर्ज हो जाता है और मोहाली पुलिस केस दर्ज करने के बाद मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए बांदा जेल जाती है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मोहाली लाया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और बिल्डर ने जो केस दर्ज करवाया था उस केस के आवाज़ के नमूने लेकर मोहाली के लिए रोपड़ की जेल लगती है, मुख्तार अंसारी को वहाँ भेज दिया जाता है। ये सब जो है वो जनवरी के महीने में ही हो जाता है। जनवरी के पहले हफ्ते 7 जनवरी को वो बिल्डर कंप्लेंट देता है और 24 जनवरी तक रोपड़ की जेल में पहुँच जाता है डॉन मुख्तार अंसारी, और वो भी यूपी की बांदा जेल से सफ़र करके। अब तक ये मामला सबको नॉर्मल लग रहा था कि शायद केस दर्ज हुआ होगा, इस करके रिमांड पे ले आए होंगे। यूपी पुलिस को भी यही लग रहा था, पंजाब पुलिस को भी यही लग रहा था। चलिए, जब वो रोपड़ पहुंच गया 24 जनवरी 2019 को, तो उसके बाद सबको धीरे धीरे समझ आने लगा वो वापस यूपी नहीं जाना चाहता, वो तो पंजाब में ही रहना चाहता है। अब डीजीपी की रिपोर्ट क्या कहती है और डीजीपी को ये रिपोर्ट क्यों करनी पड़ी, इसका मजमून बता देते हैं। ये भी बैकग्राउंड चल रही है, हुआ क्या क्या ये तो आप आगे सुनकर दंग रह जाएंगे कि क्यों माफिया डॉन यहीं पर रह रहा था। लेकिन जो
मुख्तार फाइल्स हैं, उसमें डीजीपी RN ढोके की जांच में तमाम खुलासे हुए हैं। अब पहले ये समझ लीजिए आप कि जब रोपड़ पहुंच गया मुख्तार अंसारी तो क्या क्या हुआ। मुख्तार अंसारी को जेल में अच्छी खासी एक बैरक मिल गई, जहां 35 लोग रहते थे। उस बैरक को अकेले मुख्तार अंसारी को दिया गया। वहां मुख्तार अंसारी की सेवा करने के लिए उनके 2 पुराने चेले, एक चंदू उर्फ चंद्रिका था और दूसरा राहुल, ये दोनों भी वहां अंदर पहुंच गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो दोनों कैसे पहुंच गए, तो जो डीजीपी की रिपोर्ट में लिखा है उसमें लिखा है कि उन दोनों पर कोई केस दर्ज हुआ और वो भी रोपड़ जेल में पहुंच गए। तो आपको समझ आ गया होगा कि केस दर्ज कोई इत्तेफाक से तो हो नहीं जाता है, इसका भी उसी तरह मजमून तैयार किया गया होगा जैसे कि मोहाली के बिल्डर को एक फ़ोन कॉल करके अंसारी ने अपने ऊपर केस दर्ज करवाया, इसी तरह इनका भी रहा होगा। चलिए, जेल में खातिरदारी के लिए पहुंच गए 2 उसके अपने आदमी। अब वहां पर रोपड़ जेल में बाहर तो सुरक्षा लगी रहती है, लेकिन जेल के अंदर भी पुलिस वाले रहते थे। ये बात जांच रिपोर्ट में साफ लिखी है। अब भाई जेल में ऐसे कितने डॉन या ऐसे कितने अपराधी होंगे जिनके लिए अलग से जेल स्टाफ के बाद भी पुलिस के लोग लगाए गए हों। आगे सुन लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो जेल के सीसीटीवी थे, पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस को ये खबर मिली कि जेल के सीसीटीवी बंद होते हैं, और ये बंद तब होते हैं जब मुख्तार अंसारी से जो लोग मिलने आते हैं। यानी मुख्तार का इतना सिक्का चलने लगा था जेल में कि वो जब चाहता था सीसीटीवी बंद करवा लेता था। इसके बाद सुनिए, जो लोग मुख्तार से मुलाकात के लिए आते थे, रजिस्टर में उनकी एंट्री नहीं होती थी। रिपोर्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी एक रोपड़ जेल के जो सुपरिंटेंडेंट थे, यानी जो जेलर थे, उनके ऑफिस की फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा रेनोवेट हुआ था। उस रेनोवेटेड कमरे में वो मुलाकात करते थे। जब उनकी पत्नी भी आती थी तब भी वो वहाँ पर मुलाकात कर लिया करते थे। अब आप सोचिए, किसी भी अगर अपराधी को जानते हैं, किसी भी अगर ऐसे आदमी से कभी इत्तेफाक से जेल में मिलने गए हैं जो वहाँ पर रहता हो या बंद हो, क्या कभी इतनी सुविधाएं किसी ऐसे अपराधी को मिल सकती हैं जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हों अलग अलग राज्यों में? मुख्तार अंसारी का कितना सिक्का चलने लगा था, कितना जलवा था, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। अब ये सब चीज़ें पता लगी कैसे, खुलासे और भी हैं, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब पीछे जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि ये जांच रिपोर्ट बनाने की नौबत क्यों आई। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो उनके पास एक बिल था जो 55 लाख रुपए का बिल था। ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे, उन्होंने, सीनियर लॉयर हैं, काफ़ी महंगे वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उन्होंने ये बिल भेजा था कि भाई मेरी फीस का 55 लाख रुपया बकाया है, ये आप दीजिए। जब सरकार बदलने के बाद ये तमाम चीज़ें चेक की गई तो पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक केस लड़ा गया था मुख्तार अंसारी के लिए, ये उसकी फीस है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया कि ये 55 लाख रुपए काहे के देने हैं, इस बात की तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए। मसला विधानसभा तक पहुंच गया कि डॉन को बचाने के लिए 55 लाख का वकील क्यों किया। चलिए, इस सब चीज़ों की पड़ताल शुरू हुई और तब जेल मंत्री हुआ करते थे हरजोत सिंह बैंस। उन्होंने ये पूरा मामला उठाकर स्पेशल डीजी RN ढोके को दिया कि आप इसकी जांच कीजिए कि ये पैसा कैसे खड़ा हुआ, क्यों ये फीस देनी है, किसकी मंजूरी से ये वकील हायर किया गया था, किसके लिए हायर किया गया था, और जिसके लिए हायर किया गया था वो आदमी किस कैपेसिटी में यहाँ पंजाब आया था, और पंजाब सरकार का क्या इंटरेस्ट था इसमें कि उसको यहाँ रखने के लिए महंगे वकीलों की फीस खर्च करनी पड़े। इन तमाम चीज़ों की पड़ताल शुरू हुई। तकरीबन 100 पन्ने की ये पूरी फाइल होगी और 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद अब ये जांच मुकम्मल हुई है कि मुख्तार अंसारी यूपी से पंजाब क्यों और कैसे आया था और वापिस कैसे गया। अब आपको लग रहा होगा कि पंजाब तो आ गया, जेल में भी बढ़िया सब कुछ रहने लग गया, तो उसके बाद उसको वापस कैसे भेजा गया होगा। और दूसरा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इन मेहरबानियों के पीछे वजह किसकी थी। तो वजह के लिए जो जांच रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ और जो कैप्टन राज में जेल मंत्री होते थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीनियर कांग्रेस नेता हैं, उनके खिलाफ
आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया जाए, साथ में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं भी लगाई जाएं। ये जो RN ढोके ने पूरे मामले की जांच की है, उस जांच फाइल पर चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के साथ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को ये रिकमेंडेशन दी गई है, यानी इन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाए। यानी कहीं ना कहीं जांच के बाद भगवंत मान की सरकार या जांच रिपोर्ट में ये इशारा दिया गया है कि ये दो पॉलिटिकल चेहरे थे जिनकी वजह से अंसारी 2 साल तक रोपड़ जेल में जमा रहा। इसके अलावा जो वहाँ पुलिस वाले लगाए गए रोपड़ जेल के अंदर, जो CCTV की बंद करने की परवाह नहीं की गई, जेल मुलाकातियों के रजिस्टर नहीं लिखे गए, बार बार बताने के बावजूद क्यों जेल के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस वालों की क्या मिलीभगत थी, पुलिस अफसरों ने कैसे इसमें भूमिका निभाई। क्योंकि मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए मोहाली का ये एक केस काफ़ी नहीं है, उसके खिलाफ और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। इसलिए पुलिस वालों ने एक और जुगाड़बाजी की थी, यानी जैसा मुख्तार अंसारी चाहता था पंजाब में वैसा ही होता था उन 2 सालों में, 2019 से 2021 के बीच। ये रिपोर्ट करने के बाद, ये रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद मैं यकीनी तौर से कह सकता हूं कि रिपोर्ट से ये आभास होता था। अब इसीलिए पुलिस अफसरों और उन जेल अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। अब आपको लग रहा होगा कि जेल अफसर तो बेचारे हुक्म मान रहे होंगे, और दूसरी बात यह होगा कि पुलिस अफसरों का रोल क्यों आ गया। तो देखिए, जेल अफसरों को चाहे अपराधी बड़ा हो छोटा हो, कोई अमीर हो गरीब हो, उनको जेल मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो RN ढोके की रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन जेल अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। अब पुलिस अफसरों का क्या रोल था? नंबर 1 तो ये था कि जेल के अंदर अंसारी को पुलिस वाले सादे कपड़ों में बिना हथियार के क्यों दिए गए और किसने दिए, इसलिए उन पुलिस वालों की भी पड़ताल होनी चाहिए। SSP रोपड़ कहते जो उस वक्त थे, उन्होंने वो पुलिस वाले दिए थे। अब पीछे की वास्तविकता क्या है, इसका खुलासा तो इन्वेस्टिगेशन में होगा। अब ये जो तमाम जेल में चीज़ें चल रही थी, इसको लेकर डॉन कितना निश्चिंत था, आपको लग रहा होगा कि कोई पकड़ता क्यों नहीं था। अगर यूपी के ACS होम थे उस वक्त, उन्होंने चिट्ठी लिखी पंजाब सरकार को, मुख्तार के रोपड़ जेल में होते हुए ACS होम लखनऊ से उन्होंने चिट्ठी भेजी कि मुख्तार अंसारी मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क चला रहा है अपना यूपी में, आप चेक करो या देखो कि भाई उसके पास जेल में मोबाइल है या नहीं। इस चिट्ठी को किसी ने गौर नहीं फरमाया, कुछ नहीं किया। इसके बाद पंजाब के DGP इंटेलिजेंस ने 2 चिट्ठियां लिखी और उसमें उन दोनों बातों का जिक्र किया गया, जेल के अधिकारियों को लिखी। पहली बात जो मैं बता चुका हूं आपको कि मुख्तार अंसारी के मुलाकाती जो हैं उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता। और दूसरी बात, DGP इंटेलिजेंस पंजाब ने ये भी लिखी जेल अधिकारियों को कि CCTV जेल के बंद होते हैं, क्यों बंद होते हैं ये दोनों पॉइंट आउट उन्होंने किए। और एक ACS होम ने लखनऊ से 3 चिट्ठियां ये गई, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, डॉन के सामने कोई बोला ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको शिफ्ट नहीं किया। शिफ्ट तो क्या करना था, एक और बात सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी वापस यूपी ना जाए इसके लिए पंजाब सरकार में और कई तिकड़म चल रहे थे। इस बीच कोरोना आ गया। पंजाब सरकार ने क्या किया, जब यूपी से समन आने लगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस तो दर्ज थे, समन आने लगे कि इनको वापस भेजिए, इनके मुकदमों की सुनवाई रुक रही है। 7-8 बार यूपी पुलिस आई भी रोपड़ जेल में समन लेने की, हमारा एक आरोपी यहाँ पर बंद है, इसको भेजिए। मगर ना तो 40 बार समन तामील किए गए और उसको वापस भेजा गया, और जितनी बार भी यूपी पुलिस आई उसे भी बैरंग लौटा दिया गया। उल्टा कोरोना के बाद रोपड़ में एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया जिसमें ये कहा गया कि डॉन मुख्तार अंसारी वापस पंजाब से यूपी जाने के लिए फिजिकली फिट नहीं है। कभी हवाला दिया गया कि वो डिप्रेशन में है, कभी हवाला दिया गया कि उनकी बैक एक है, प्रॉब्लम है, कभी ये कहा गया कि कोरोना का टाइम चल रहा है। आपने इस तरह का क्लासिक केस फिल्मों में तो हो सकता है देखा हो, लेकिन किसी अपराधी के लिए किसी राज्य की सरकार और पुलिस लगी हो, ऐसा मेरे ख्याल वास्तव में आपने भी नहीं सुना होगा। मैं तो ये सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जब इसे देखा तो ये तो ऐसे लगता है कि ये तो पूरी फिल्मी कहानी है, जो फिल्मों में देखते हैं वही सब कुछ पंजाब में हो रहा था। तो
मुख्तार अंसारी वापस नहीं गया, पुलिस भी वापस जाती रही, सब कुछ। यूपी सरकार को जब ये लगा कि मामला ठीक नहीं है, ये इसके पीछे कोई ना कोई गॉडफादर है, कोई ना कोई कहानी है, और इन तमाम चीज़ों से पार पाने के लिए उन्हें या तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या चुपचाप बैठ जाएं। तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने कहा कि हमारा एक आरोपी पंजाब गया था एक मुकदमे के लिए और उसको जो है वापस नहीं भेज रहे, हमें उसको वापस दिलवाइए, क्योंकि उसके खिलाफ जो इतने सारे मुकदमे यूपी में हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ठीक से चल नहीं रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसको वापस भेजिए। पंजाब सरकार तब भी नहीं मानी। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार के इस केस को एक तरह से फाइट किया, आकर सुप्रीम कोर्ट में भी। वहाँ ये वकील साहब को हायर करना पड़ा, 55 लाख रुपए फीस वहाँ बनी, 4-5 पेशियाँ पड़ी। लेकिन 2021 में मार्च का महीना था, 2021 में यूपी सरकार के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उन्होंने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को वापस यूपी की बांदा जेल भेजिए। जब ये आदेश आ गया तब उसके बाद पंजाब सरकार को लगा कि अब कोई चारा नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। लेकिन आप सुनिए कि क्या कोई ऐसा डॉन या बड़ा क्रिमिनल था जिसके लिए ना सिर्फ उसको जेल में रख के सुविधाएं दी गई, अफसरों की चिट्ठियां इग्नोर की गई, ना सिर्फ उसकी खातिरदारी का अरेंजमेंट हुआ, बल्कि उस आदमी को वापस ना भेजना पड़े, इसलिए डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया। क्या किसी राज्य की सरकार ने किसी दूसरे राज्य की सरकार के खिलाफ इस तरह का मुकदमा लड़ा होगा? और भाई इंटरेस्ट क्या था? सरकारें लड़ती हैं मुकदमे और बड़े बड़े आरोपियों के लिए उनको सजा दिलाने के लिए महंगे वकील भी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कभी ये तो नहीं हुआ ना कि इस अपराधी को दूसरी सरकार को नहीं देना है इसलिए हम ये महंगे वकील कर रहे हैं। और वो अपराधी आया कहां से था? वहीं से तो आया था जहां से वहां की सरकार मांग रही थी, उनके मुकदमे रुके हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई और वहीं से पता लगता है कि पुलिस भी जबरदस्त खेल कर रही थी। तो ये जबरदस्त खेल तो तभी होता है जब ऊपर के लेवल से ही सारा आदेश आया हो। पुलिस ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा है अंसारी वापस यूपी न जाए, इसके लिए एक रोपड़ के जेलर ने हल्फनामा दिया। उस हल्फनामे से ये पता लगा कि अंसारी के खिलाफ मोहाली में एक ही केस दर्ज था, लेकिन उसके आने के बाद एक और केस में उसे अभियुक्त बना दिया गया। अब ये केस क्या था? 2014 साल यही था, रोपड़ के मोरिंडा थाने में एक कोई ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज हो गया और उस ब्लाइंड मर्डर केस की फाइल जब देखा कि आरोपियों का पता नहीं लग रहा है कि इन्होंने कत्ल किया है, उसकी 2015 में पुलिस ने फाइल बंद कर दी। लेकिन जब 2019 में अंसारी मोहाली पहुंच गया बिल्डर वाले केस में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस केस की फाइल दोबारा खोली। जो शिकायतकर्ता था 2014 के ब्लाइंड मर्डर केस वाले केस उसमें जांच में, उसको दोबारा बुलाया और उसको बुलाकर एक बयान लिया और वो बंद मर्डर केस की फाइल फिर खोली गई और उसमें अभियुक्त बना दिया गया डॉन मुख्तार अंसारी को। उसको अभियुक्त बनाने के पीछे पुलिस की एक मंशा थी। पुलिस की मंशा ये थी कि कल को ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि एक मुकदमे के लिए आप डॉन को यहाँ रख के बैठे हो, उसको जबकि यूपी में 40 मुकदमे चल रहे हैं वहाँ वापस भेजो, अगर ये आर्गूमेंट आएगा तो ये दिखा दिया जाएगा कि नहीं एक ही केस नहीं है रंगदारी का या 10 करोड़ रुपए बिल्डर से मांगने का। ये देखिए रोपड़ के एक 2014 के मुकदमे में भी मर्डर का मुकदमा है और इस मुकदमे में भी मुख्तार अंसारी वांटेड है। यानी उसका रिकॉर्ड मजबूत करने और उसे पंजाब में रखने के लिए ये सही कानूनी पैंतरा था। लेकिन अब यही पैंतरा कई पुलिस वालों के गले की फांस बन सकता है। वो क्यों बन सकता है? क्योंकि स्पेशल डीजी RN ढोके की जांच रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोपड़ के जेलर की तरफ से दाखिल किया गया वो एफिडेविट भी शामिल है और उस एफिडेविट से ये पता लगता है कि डॉन आया तो मोहाली में रंगदारी वाले केस में था, लेकिन यहां आने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर एक केस और बना दिया। बात यही खत्म नहीं होती, इस कहानी में बड़े ट्विस्ट, बड़े टर्न, बड़े सस्पेंस और कई कुछ है। तभी तो ये पता लगता है कि डॉन पर ऊपर से लेकर नीचे तक के सब लोग मेहरबान थे। पुलिस सब कुछ कर रही थी उसकी खातिरदारी के लिए, जेल सब कुछ कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी पॉलिटिकल पावर थी या जो उस सूबे का पंजाब का जो पॉलिटिकल बॉस था उसकी शय थी। ये बात तो साबित ही होती है
क्योंकि जब डॉन को अप्रैल 2021 में वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भेज दिया, अब उन पुलिस अफसरों को लगा कि जो काम हमने 2019 में ब्लाइंड मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बनाया था, अब उस केस का क्या होगा। तो वो फटाफट एक और जुगाड़बाजी में लगे। कमाल का काम है पंजाब पुलिस का भी। उन्होंने क्या किया, फिर से मतलब जिसको 2019 को शिकायतकर्ता को बुलाया था उसे फिर बुलाया, और इस बार उसको यह कहा गया कि अब तुम ये बयान दोगे कि इसमें मुख्तार अंसारी का कोई रोल नहीं था या मुख्तार अंसारी इनोसेंट था इसमें। और फिर पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिखा कि 2014 के इस केस को 2015 में बंद कर दिया गया था, 2015 में दोबारा मुख्तार अंसारी आया यहाँ पे पंजाब की जेल में, तब हमें ये बात पता लगी, हमने मुख्तार अंसारी को नामजद किया, मुख्तार अंसारी 2022 में वापस चला गया। लेकिन अब जांच में ये पता चला है कि मुख्तार अंसारी का कोई रोल नहीं है। तो 2022 में ही ये मसला फिर से पुलिस ने मुख्तार अंसारी को उसमें इनोसेंट दे दिया। अब देखिए, ये तो घर की बात हो गई पुलिस की। किसी भी केस में किसी का भी नाम लिखो, किसी का भी नाम ऐड करो, किसी का भी नाम काट दो, और जब दिल करे उसको इनोसेंट दे दो, जब दिल करे उसको अभियुक्त बना दो। ये सब पैंतरेबाजी क्यों की गई, किसके इशारे पर की गई? अब अगर इस केस में जांच होगी तो वो सब चीज़ें पता लग जाएंगी। अब जेल में चिट्ठियों को इग्नोर करने वाले, डॉन को सुविधा देने वाले, और वो पुलिस अफसर जिन्होंने ये पूरे रिकॉर्ड में गड़बड़ झाला किया, किसके कहने पे किया, क्यों किया, इसके बदले में उनको क्या मिला, उनकी इंटेंशन क्या थी, और इन गड़बड़ियों के लिए ऐसे तो है नहीं कि बिना किसी फायदे के, बिना किसी ने कोई आदेश दिया होगा, आदेश के साथ ही सब कुछ हुआ होगा। ये एक फिल्मी कहानी की तरह केस आगे बढ़ा, जिसमें कानून की जब चाहा, जिस तरह से चाहा, उनके लूप होल्स का फायदा उठाकर धज्जियां उड़ाई गई, और मुख्तार अंसारी को 2 साल तक पंजाब की जेल में रखा गया। अब इसकी कहानी कहाँ खड़ी है? अब इसकी कहानी खड़ी है भगवंत मान के दफ्तर पर। RN ढोके ने जो रिपोर्ट फाइल की, उसका जो कंक्लूजन दिया, उसमें जो रिकमेंडेशन दी, उनमें एक तो ये कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, दूसरा कहा गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, तीसरा कहा गया उन जेल अफसरों और उन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी केस होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे गड़बड़ झाले में गलतियां की या कानून का इस हिसाब से इस्तेमाल किया। अब पिछले 1 हफ्ते से भगवंत मान के टेबल पर ये रिपोर्ट है। अब भगवंत मान क्या करेंगे? हमारी इसी पर नज़र रहेगी। मुकदमा दर्ज होता है, कब होता है, किसके खिलाफ होता है, हो पाता है या नहीं हो पाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको फॉलोअप स्टोरी देंगे। लेकिन भगवंत मान खुद ये कह चुके हैं बार बार कि इसमें पंजाब की कैप्टन सरकार में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोल रहा है। उन्होंने उनके बेटे पर भी इल्ज़ाम लगाया। अब सवाल ये है कि इल्ज़ाम लगाना तो सियासतदानों का काम है, पर क्या जांच उस हिसाब से होगी या नहीं? तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम भूलने नहीं देंगे। जब 1 साल की जांच हुई है तो इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है तो क्या होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ये सब चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। हम इस केस को फॉलो करेंगे और ना तो भगवंत मान सरकार को ये भूलने देंगे कि जांच रिपोर्ट उसकी टेबल पर पड़ी है, और ना ही आप लोगों को ये भूलने देंगे कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो हमने खुलासा किया था, उन मुख्तार फाइल्स का आखिरकार निचोड़ क्या निकला। पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब चीज़ें आगे आती रहेंगी। इस जांच को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ाया गया, क्या कार्रवाई हुई, ये सब चीज़ें आपको पब्लिक इंटरेस्ट में हम बताते रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट समझ गए ना? सोमवार से शुक्रवार रोज़ रात 9 बजे ABP न्यूज़ पर मेरे साथ। ये प्राइम टाइम नहीं, आपका टाइम है, और आपके टाइम पर आपके मतलब की खबर हम देते रहेंगे, जिसमें मुख्तार फाइल्स भी टॉप प्रायोरिटी पर है।